हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो कल 3-4 क्वेश्चन जो है क्लिप हो गए थे लास्ट के, तो उन्हें मैं एक बार फिर से जो है रिवाइज कराना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 47 का जो रह गया था। तो यहाँ से करना क्या है कि ये देखिए दो कैपेसिटर जो दिख रहे हैं और यहाँ दो कैपेसिटर दिख रहे हैं और लास्ट का ये है, ठीक है। तो इन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 4। और इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कर लीजिएगा, ठीक है। 1/c इक्विवेलेंट हो गया, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से 1/4 प्लस 1/c इक्विवेलेंट इतना लिख सकते हैं। फिर c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? 4/5, ठीक है। अब इसे जो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8, ठीक। तो अपना ऑप्शन जो डी वाला है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन क्या है? 48 कैपेसिटेंस इंक्रीज द प्लेट एरिया एंड डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इंक्रीज इन प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिक्रीज इन प्लेट एरिया। तो अब देखिए ऑप्शन को छोड़ते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सीधे बता देते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर A/D, ठीक है। ये होती है डिस्टेंस, ये होती है एरिया। ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस है और ये प्लेट का एरिया। और ये जो है आप जो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की, ठीक है, और ये एयर की है। तो अब इन सब चीज़ों को तो कांस्टेंट, इनको तो छोड़ दो। अब ए और डी पे डिपेंड करेगा, यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा और डिस्टेंस जो है घटेगी तो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के यूनिवर्सली है। तो इनमें से आप ऑप्शन चूज करके लगा देंगे। तो इंक्रीज इन प्लेट एरिया पहला ऑप्शन, डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटर्स सेपरेटेड बाय ए कंडक्टर, टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट हमारी कंडक्टिंग होती हैं, यहाँ से हम कनेक्टिंग लीड निकाल देते हैं और इसके बीच में जो हम भरते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें भर देते हैं और ये हमारा प्लेट हो गया, ये बन गया हमारा कैपेसिटर। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ए गैंग कंडेंसर इज ए पोलराइज्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, नन ऑफ द एबव। तो ये गैंग कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो ये एक तरह से वेरिएबल कैपेसिटर होता है। कैसे होता है कि आपने पढ़ा होगा कि देखो ऐसे ऐसे गोल गोल जो प्लेटें डाल दी जाती हैं, ठीक है, और ये आधी प्लेट यहाँ से डिवाइड रहती है और यहाँ से ये जो आधा गोला होता है ये वाला, ये इस तरह होता है कि इसे हम वेरी करा सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर इस वाले आधा जो बच रहा है इधर करा सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमें रेटिंग की ज़रूरत होती है यहाँ से हम डिस्प्लेस करवाते रहते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इसे ही हम गैंग कैपेसिटर कहते हैं, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही जगह वेरिएबल कैपेसिटर। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ए पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, रोल्ड फॉइल, डिस्क, मेसेज, प्लेट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये पेपर कैपेसिटर जो होता है यूजुअली किस फॉर्म में उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। तो जो कैपेसिटर होता है पेपर वाला वो इस तरह से फोल्ड रहता है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड रहता है। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, इस तरह से देखिए, ये इसकी पूरी लेंथ हो गई और इस तरह से फोल्ड रहता है। इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्लेट हमारी ये हो गई, ठीक है, कैथोड की। अब इसके बीच में हम पेपर लगा दिए, ठीक है, जो पेपर हमें इंसुलेटर के रूप में यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रखना है पेपर, उसे रख दिए। फिर इसके ऊपर से हम जो अगली प्लेट रख देंगे वो कौन सी रख देंगे? अपनी जो है एनोड की, ये कैथोड की प्लेट है एनोड की। अब इन दोनों को इस फॉर्म में मोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को इस फॉर्म में हम मोड़ देते हैं, ठीक, और यहाँ से दो टर्मिनल हमारे निकल जाते हैं और ये होता है। तो अक्सर जो फाइन वगैरह में लगता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है और या तो फिर पेपर होगा जो इम्प्रेग्नेटेड होगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे बाहर जो है प्लास्टिक का खोल लगा रहता है
अंदर जो है बाहरी जो होता है वो निगेटिव वाला रहता है, और उसमें जो है एनोड और बीच में कागज़ एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर कैपेसिटर आर जनरली अवेलेबल इन रेंज ऑफ। एयर कैपेसिटर की जो है रेंज पूछा है इसमें, ठीक है। तो एयर कैपेसिटर की जो रेंज होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है, नैनो में होती है, सॉरी पिकोफैरेड में होती है। तो अब इसमें देखिए 10 से 400, 1 से 20, 100 से 900 और 20 से 100 पिकोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो 10 से 400 पिकोफैरेड की रेंज जो होती है वो पेपर कैपेसिटर की होती है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ऐसे डाटा के रूप में आप याद रखेंगे इसे। जो एयर कैपेसिटर होता है वो 10 से 400 पिकोफैरेड तक यूज होता है, यानी कि बहुत कम रेटिंग इसकी वो होती है कैपेसिटी। ये ट्रांजिस्टर वगैरह में ऐसे जो रेडियो वगैरह पहले आते थे उनके साथ इसका यूज हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो कैपेसिटेंस की यूनिट पूछा है, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड पर मीटर, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू पूछा आपसे। और जो इंडक्टर होता है एल हेनरी, सी होता है हमारा फैरेड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का जो पूछा है वो फैरेडी, ठीक है, कैपेसिटर फैरेड, और एक्स सी एक्स एल इन सब की यूनिट ओम में दी रहती है, ठीक है। ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये कैपेसिटिव, इनकी यूनिट ओम होती है, ठीक है। और ये है कैपेसिटेंस की फैरेड, और इंडक्टर की हेनरी है, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 54, a capacitor charged to 200 volt has 2000 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा है, तो आपको किसकी किसकी वैल्यू दिया पहले वो देख लीजिए। जो वोल्टेज आपका दे रखा है 200 वोल्ट, और क्यू की वैल्यू दे रखा है आपका 2000 माइक्रोकूलम। तो अब पूछा है कैपेसिटेंस सी की वैल्यू पूछा है, क्या होता है क्यू इक्वल टू सी वी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, सॉरी वी हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू है 2000, ठीक है, यहाँ माइक्रो फैरेड कूलम था, इसे अभी सारे एंटर किए। 2000 को आप डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 माइक्रोफैरेड, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड आएगा आंसर हमारा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ए कैपेसिटर इन ए सर्किट बिकम्स हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोडेड ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शन, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इट कुड बी, पेपर, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, एनी ऑफ द एबव। तो हमने बताया था आपसे कि जो पेपर कैपेसिटर होता है इसकी जो रेटिंग थोड़ी कम होती है, ठीक है, इसलिए अगर इसे हम गलत पोलैरिटी से कनेक्ट कर दें तो तुरंत ये डिस्चार्ज होता है, और इसके अंदर जो चार्ज कम होता है तो इसलिए हीट नहीं हो पाता, ठीक है। अब बात आती है हमारी सिरेमिक की, तो सिरेमिक का भी कुछ इसी तरह है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक जो कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू जो है वो रेटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, तो ये हीट होने लगता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टी ड्यूरिंग चार्जिंग फ्रॉम डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इज गिवन बाय, ठीक है। तो अब डीसी सोर्स से हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है, जो चार्जिंग वोल्टेज होती है जो वो फाइनल वोल्टेज, ठीक है, इंटू ऑन माइनस ई की पावर ये माइनस टी अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये 5t तक अगर वैल्यू इसकी जब पहुंच जाती है 5 लैम्डा, यानी इसके जो टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम लगता है कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अगर जो है ये टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड है तो फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेगा।
तो 5 टाइम्स लेता है टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, ठीक है, 25 सेकंड में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 57, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ऑफ द मीडियम परमेबिलिटी, परमिटिविटी, रिलक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो देखिए रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस जो होता है हमारा, जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह जो है रिलक्टेंस रिलक्टेंस होगा हमारा मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। ये जो फ्लक्स के फ्लो का अपोज करेगा रिलक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हो गए, ठीक है। और परमेबिलिटी क्या होती है, जैसे कंडक्टेंस होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह जो है ये परमेबिलिटी होती है हमारी इसमें जो है मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। ये फ्लक्स को फ्लो कराने में सहायता करता है, ठीक है। परमेबिलिटी जो होती है सहायता करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी फ्लक्स उतना ज़्यादा फ्लो होगा। अब परमिटिविटी की बात आती है, ठीक है। तो इन तीनों का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस तो छोड़ ही दो, ये होता है एक्सी, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा ये सही लग रहा है। लेकिन अब इसे अगर हम फार्मूले से समझें तो देखिए किस तरह से करेंगे। हमारा क्या होता है डी अपॉन ई, यही तो पूछा है, जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डी को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू ई, और नीचे जो है ई है, तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बच गया आपका एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखिए यहाँ परमिटिविटी दिया है, यही वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये फार्मूले से भी आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को रिमूव करके आप पहुँच सकते हैं यहाँ तक। तो इन दोनों में आपको जो अच्छा लगे उसे चूज कर लेंगे आप। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर सी व्हेन चार्ज फ्रॉम डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इक्वल टू, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है आपसे साधारण शब्दों में। तो क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, अप्लाइड वोल्टेज कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। ये हाफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा मिल रहा है, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर वी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये देखिए हमारा सही है, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सी की वैल्यू दे देगा, वी की आपसे एनर्जी पूछ देगा। हाँ, अब यहीं पे बात आती है इंडक्टर की। तो इंडक्टर के लिए एनर्जी क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। क्वेश्चन 59, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, इसे तो सबको याद ही होगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए, डाटा जितना है सब आपको माइंड में रखना है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब माइंड में होना चाहिए।